आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम अंकगणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं की आवश्यकता हमको होती है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं की आवश्यकता हमको होती है किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो संख्या छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो इन्हीं संख्याओं को इनकी विशेषता के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है। उसका पहला टाइप हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने या गिनती करने में प्रयोग की जाती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के प्रयोग में लाई जाती हैं या गिनने में प्रयोग की जाती हैं। तो सब यहाँ जैसे एग्जाम्पल देखते हैं उसका 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हुई हमारी प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। हम देख रहे हैं कि 1 से ही प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो रही हैं जो क्रमशः आगे तक चलती रहेंगी। इन संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। आप उसमें एक ऐड करते जाइए, वो बढ़ती जाएंगी आगे तक। तो देख रहे हैं हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1। और सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो इसको बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये कह दिया जाए 4 प्राकृतिक संख्या 4, तो क्या इसके आगे कोई संख्या होगी कुछ ना कुछ। इसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। इसी तरह जो भी संख्या होगी हम उसमें 1 जोड़ते जाएंगे, संख्या हमारी आगे मिलती जाएंगी। उनका संख्याओं का अंत नहीं। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी अनंत। इसका दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम गिनने के प्रयोग में लाते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें वे संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ
प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 डैट 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 अनंत। अब देखिए इसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं हम क्या पढ़ते हैं कि वे 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और इसमें क्या है, पूर्ण संख्या केवल 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित किया गया है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी अनंत। यहां से दो ही क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आएगा भी। या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा, या तो बड़ी पूछेगा ही नहीं, सबसे छोटी ही पूछता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि बड़ी को हम बता नहीं सकते हैं तो उसको हम अनंत कह सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। अब देखते हैं हम अगला टाइप जो है इसका, सम संख्या, तो कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवन नंबर, और हिंदी में सम संख्या। सम संख्या कहते किसे हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या से हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। देखिए ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सभी 2 से पूरा पूरा विभाजित है। यहाँ देखिए डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि पूरा पूरा। कटने के लिए तो 2 से कोई भी संख्या कट सकती है, विभाजित हो सकती है, लेकिन यहाँ विभाजित से सिर्फ नहीं, मतलब यहाँ कहा गया पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। पूरा पूरा विभाजित होने का अर्थ ये है कि जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्णांक होना चाहिए, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए जो उसका हमारा भागफल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इसी तरह आगे तक। आइए हम देखते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर। तो हम अभी पढ़े हैं कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या।
और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे परिभाषा दोनों की एक ही जैसी है, उसमें क्या था, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी उसे हम कहेंगे सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित होगी उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सभी क्या है, विषम संख्या। क्योंकि इनमें हम जब इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो भागफल हमारा पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, उसमें शेष बचेगा, या उसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इसकी जो डिफिनेशन ही है कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो वो क्या होगी, विषम संख्या। इसका अगला प्रकार जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और अपने के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसकी परिभाषा है वे संख्या, बोलो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, कोई भी संख्या होती है तो कम से कम एक और स्वयं से जरूर कटेगी। तो इसकी परिभाषा ये, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से भी कटे, अपने से तो कटेगी, उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए, कम से कम अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4। अब ये 4 क्या है, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो हमारी परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, तो एक से तो यह विभाजित हो ही रहा और अपने से भी विभाजित होगा ही। देख रहे हैं हम, एक और 4 के अलावा भी है 2 से कट रही संख्या, तो हम इसको 4 क्या कर सकते हैं, 4 एक भाज्य संख्या है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि संख्या का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या है और उसका कम से कम 3 फैक्टर हो जाए तो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि एक और अपने से
सभी संख्याएं कटती हैं। उसके अतिरिक्त अगर किसी भी संख्या से कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभी तक हम पढ़े हैं भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या है कि वह संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होनी चाहिए, बाकी किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यहाँ क्या है, 2 है तो 1 से कटेगा और 2 से खुद कट जाएगा। 3 है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 3 को कोई 1 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या इसको विभाजित नहीं कर रही। 5 भी है उसी तरह, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ जो भी संख्याएं यहाँ लिखी गई हैं ये सब के सब एक और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। हाँ, और इससे जो क्वेश्चन बनता है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अक्सर लोग गलती भी कर देते हैं कि एक को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 2। अब सवाल ये भी उठता है कि 1 को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया। अभी हम पढ़े हैं पीछे भाज्य और अभाज्य, तो हम दोनों में देख रहे हैं कि एक ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया ना तो अभाज्य की श्रेणी में रखा गया। इसको एक को इसलिए नहीं रखा गया दोनों श्रेणियों में क्योंकि उसमें हम पढ़े थे कि भाज्य संख्या में वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। और यहाँ देख रहे हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो अब दोनों में क्या है, उसमें कम से कम भाज्य संख्या में कम से कम संख्या का 3 फैक्टर होना चाहिए और अभाज्य में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अब एक क्या है, अब एक है इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है कि ये अपने से डिवाइड हो रहा है। ऐसा युग्म
ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। आइए अब इसको हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कि संख्या का ऐसा युग्म को मतलब पेयर से कम से कम दो नंबर होना चाहिए उसमें। संख्या का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे 3 और 5 ले लीजिए। जब भी रहेंगी तो ये हमेशा पेयर के रूप में ही रहेंगी। 5 और 7 ले लीजिए। 7 9 को भी ले सकते हैं। अब देखिए समझते हैं इसको। महत्तम समापवर्तक एक को मतलब वह एक के अतिरिक्त दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3 है यहाँ 5 है। तो कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिल रहा कि जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अतिरिक्त। तो हम ये कह सकते हैं संख्या का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, अर्थात उनको केवल एक से ही पूरा भाग दिया जा सके, बाकी अन्य किसी संख्या से नहीं। जैसे मान लीजिए आप कह दिया जाए 4 और 6, ये बताना हो कि सहअभाज्य है या नहीं। तो हमारी परिभाषा क्या, संख्या का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक। अब यहाँ हम 4 और 6, तो 4 6 का मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि संख्या 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो मासा क्या हो जाएगा 2। तो जब मासा इसका 2 हो जाएगा तो हम इसको सहअभाज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मासा हमारा 1 होना चाहिए। तो हम कोई भी नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो पेयर के रूप में दिया रहेगा, तो हम वहां सबसे पहले यही देखेंगे वे उनका मासा 1 है या नहीं। अगर उनका मासा 1 होगा तो संख्याएं सहअभाज्य होंगी, मासा 1 नहीं होगा संख्याएं सहअभाज्य नहीं होंगी। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या इसको हम कहते हैं कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इसकी परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। व्यक्त करने का मतलब लिखने से व्यक्त कर सकें या लिख सकें, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो जिसे हम और एक चीज और है, जहां P तथा Q पूर्णांक और Q इक्वल टू नॉट 0। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या।
और जहां p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 ना हो। पूर्णांक से तात्पर्य है कि नंबर धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे 2, अब इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, p बटे q मतलब अंश और हर के रूप में। जैसे अब इसको हम 2 बटे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम 1 से भाग दे देंगे तब। तो ये 2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारी परिमेय संख्या। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे हम 1 लिख सकते हैं। 0 हो गया, 2 बटे 5 हो गया, -3 बटे 7 हो गया, 9 बटे 11। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है। अब p तथा q पूर्णांक होने का तात्पर्य है कि उसका अंश और हर निगेटिव अथवा पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हर है यहाँ, जैसे 1 है, यहाँ 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये क्या है, ये q है, q है नीचे, और ऊपर जो लिखा गया अंश उसको हम p कहते हैं। तो यहाँ हर 0 नहीं होना चाहिए उसका। अगर इसका हर 0 हो जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा, इसलिए तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √6, अर्थात ये हम कह सकते हैं करड़ी के अंतर्गत कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण संख्या जो हमारी पाई, परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, पाई परिमेय संख्या है या नहीं। तो पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान जो होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई जो है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं। तो पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि उसका मान जो हम 22/7 है वो परिमेय संख्या होता है। अब जो सबसे बचा हुआ हमारा अंतिम संख्या जो, वो क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो परिमेय तथा
अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप, को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 माइनस 3/7 पाई √2 41 अब ये सब क्या है? ये 2/3 परिमेय संख्या है, माइनस 3/7 परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या और माइनस √41 अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा क्या? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें जो है वास्तविक संख्या में वे सभी संख्याएं आ जाएंगी जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों। और वास्तविक संख्या को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। जैसे ये तो इसकी परिभाषा हो गई, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी को हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन। अभी हम मध्य में हम रखते हैं 0 को, इसके दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और बाएं तरफ हम ऋणात्मक संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। अभी क्या हुई हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा पे हम संख्याओं को इसी प्रकार प्रेजेंट करते हैं। तो अब कोई भी संख्या हो जिसको हम वास्तविक संख्या को हम इस प्रकार कर सकते हैं संख्या रेखा के अकॉर्डिंग, कि कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कोई भी नंबर देख लीजिए, मान लीजिए 1/2। अब 1/2 हम देखेंगे पहले धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1/2 धनात्मक है। अब 1/2 1 और 2 के बीच की संख्या, तो 1 और 2 के बीच की संख्या तो यहीं कहीं 1 और 2 की मध्य स्थित होगी, या इसी को हम डेसिमल में अगर लिखेंगे तो 0.5। तो 0.5 क्या है?